को लेक्चर 39 स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर 39 कैफ 1 FAR 1। बातें बंद। सारे एसीओ को भाई सही कर दो। क्या करना है इसका यार, इतना टाइम नहीं होता। आपस में कोई नहीं बोलेगा, ना कोई कुड़ी ना कोई मुंडा। ओके जी, एक अब ये वो हैंड आउट चल रहा है 38 वाला, जिसमें मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करवाई थी। अभी फुली डेप्रिशिएटेड एसेट करवाऊंगा। उसके बाद ऐसे ही कल रीवैल्यूएशन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस और ग्रॉस रिप्लेसमेंट करेंगे। ऐसे ये सारी चीजें अभी हमने जो करनी है 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है ना। तो आज आधा घंटा फुली डेप्रिशिएटेड पे लग गया था। उसके बाद फिर हम IAS 36 पे वापस चले गए थे। IAS 36 न्यूमेरिकली मैंने खत्म कर दिया था। बहरहाल थ्योरेटिकली तो उस पर बातें होनी है। फेयर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट टू सेल में क्या आना है क्या नहीं आना, वैल्यू यूज निकालते हुए जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं तो क्या चीज इनफ्लो में आ सकती है क्या नहीं आ सकती, क्या आउटफ्लोज में आ सकती है क्या नहीं आ सकती, ये सारी डिस्कशन स्टैंडर्ड की रहती हैं। तो शायद एक दिन लगे। इंडिकेटर्स होते हैं इम्पेयरमेंट के, इंटरनल होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, शायद 2 दिन लग ही जाए और, लेकिन वो चलता रहेगा साथ साथ। बहरहाल न्यूमेरिकली जो है वो बात कंप्लीट कर दी थी आज मैंने IAS 36 की, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हम चलते हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट पे। हैंडआउट जिनके पास है ये वाला, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 बना हुआ था। वैसे बुक्स के ऊपर 447 पेज पे क्वेश्चन नंबर 72 है। पेज नंबर 447 पे क्वेश्चन नंबर 72। एक काम अब आपने भी किया करना है। आपने जब अपने रजिस्टर पे हेडिंग बनानी है ना लेक्चर 39, उस पे आपने खुद भी लिखते रहना है ऐसे। जैसे सबसे पहले हम कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 72 है, पेज नंबर 447। या आपने IAS 16 का कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसे ही फिर मैं इसके बाद करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर, इससे अगले 2-4 पेजेस बाद मेरे ख्याल में अगले सफ़े पे है ये सवाल मैं करवाऊंगा। आप लिखोगे पेज 448, ऐसे लिखते रहा करें। वैसे तो मैं ये चीज़ आपको बनाकर दूंगा एंड पर, IAS 36 ऐसे करके ना आपने ये लिखते रहा करना है। अपने पेज के टॉप राइट कॉर्नर पे लिख लिया करें। 2-3 चीजें ही करते हैं हम दिन में, ताकि हर लेक्चर के साथ पता हो आपको क्या किया हुआ है, बुक के रेफरेंस भी आ रहा हो क्या काम किया हुआ तरतीब से, ठीक है ना। सही है, तो ये आप लोगों ने लाजमी करते रहना है। ओके, एंड पे आपको मिल तो जाएगा ये सब कुछ, लेकिन हो सकता है वो सफ़े भी आपसे गुम हो जाए। तो बहरहाल आपके अपने रजिस्टर के ऊपर ये लाजमी मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, सवाल शुरू करते हैं। सर आसिफ हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग डाटा। व्हीकल की कॉस्ट है 1 जनवरी 7 पे 6 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1 जनवरी 7 पे 2,50,000। अब ये जो 6 लाख के एसेट्स हैं इनका ब्रेकअप दिया गया है कि इनमें से कुछ एसेट्स हमने, ये नहीं कि एक एसेट है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, वो हमने एक सवाल किया था बाओ 1 काओ 1 डाओ 1 टेस्ट में आया था, ठीक है। उसमें तो बताया गया था ना कि एक एसेट की कॉस्ट है, दूसरे की है, तीसरे की है। ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, सिंपल बात की हुई है। 6 लाख के एसेट्स पड़े हैं व्हीकल्स। कुछ हमने खरीदे हैं 1 जुलाई 2 को, कुछ खरीदे हैं 1 जुलाई 5 को, कुछ खरीदे हैं 1 जुलाई 6 को। Whatever. Life of all assets is 5 years या 20%, जो भी यूज कर लें आप, ठीक है। लाइफ, अच्छा, एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 9 लाख एज ऑन 1 मार्च। हम 2007 वाले साल में एक एडिशन हुआ है। एसेट हैविंग कॉस्ट ऑफ 70 ऑन 1 जनवरी 6 डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 7। इनमें से 2 लाख वाले एसेट्स में से 70,000 का एक बिक गया, 1 जनवरी 6 को खरीदे गए एसेट्स में से 70 का एक एसेट बिक गया है 31 मार्च पे 30,000 का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट है रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने हैं। हम एसेट अकाउंट बना लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं और डिस्पोजल का अकाउंट बना लेते हैं। व्हीकल अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे हम और इंशाल्लाह रुपीज इन थाउजेंड्स में करेंगे इसको। आपस में बातें प्लीज मत किया करें। मैं बहुत दफा ये बात मिन्नत के दर्जे में कर चुका हूं। अभी फिर गोस्ट ऑफ लेग्स हैं अगर आप, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर दूसरा तरीका भी होता ही है। गोस्ट ऑफ लेग्स समझते हैं ना? नहीं समझते? लातों के भूत। बातों से ही मान जाए तो अच्छा है, लातों से ना माने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रुपीज इन थाउजेंड्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट तो 3 साल की है गालिबन, लेकिन मैं ना 2 ही साल का अकाउंट बना के बात समझा दूंगा इंशाल्लाह। 20 से 25 मिनट लग जाने, 12 इस पे भी सुकून से समझेंगे। शुरू करें जी। चल जी, 1 जनवरी 2007 ओपनिंग 600 और 250। 1 जनवरी 2007 ब्रॉड डाउन 600, ब्रॉड डाउन 250, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो ब्रेकअप है।
ये डेप्रिसिएशन के लिए उसने दिया हुआ है 20% स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। एडिशन हुआ है 90 का यकम मार्च 7 को। एंट्री बोले ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट यकम मार्च 2007 को। ठीक है भाई, क्लियर नजर आ रहा है ना एंड पे भी सबको? एंड वाले बच्चों सही नजर आ रहा है? अच्छा ओके, हाइब्रिड वालों को तो आपसे अच्छा नजर आता है वैसे बाय द वे। ओके नेक्स्ट, डिस्पोजल हुआ है। एन एसेट हैविंग कॉस्ट ऑफ 70 ऑन यकम जनवरी 6, इनमें से 2 लाख वालों में से एक 70,000 का एसेट बिका है, ठीक है, और 31 मार्च को बिका है, 30,000 का बिका है। तो स्टेप वी विल क्रेडिट द, यहां पे करके एक डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं जी। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। 70 कॉस्ट है, क्रेडिट किया डिस्पोजल को, ऊपर प्लीज 1000 लिख लेना यहां पे भी। व्हीकल अकाउंट, ये वी डालने की मैंने कोशिश की थी, पता नहीं जी। यहां पर डिस्पोजल किस दिन? 31 मार्च 2007। नेक्स्ट स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं मेथड में शॉर्टकट से। वही पुरानी क्लास शुरू हो गई है ना, शुरू वाली। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नया है, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन पूरी बात करना बहरहाल जरूरी समझ रहा था मैं। ठीक है भाई, ये एसी नहीं काम कर रहा है, उन्हें बुलाएं। अच्छा जी ओके जी, कोई नहीं, गुजारा भी हो सकता है थोड़ा सा। एक्यूमुलेटेड, बहरहाल कोशिश कर, एक्यूमुलेशन निकालनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 साल का निकाल के लाइफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी 70 डिवाइडेड बाय 5 कर दें या इंटू 20% कर दें, एक ही बात है। ठीक है अच्छा, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई इंटू लाइफ। अब किस दिन इन एसेट्स को खरीदा था? यकम जनवरी 6 को, तो 31 दिसंबर 6 तक 1 साल चल गए, और 31 दिसंबर 7 वाले साल में 3 महीने चले 31 मार्च तक। तो 3 महीने का मतलब साल में कन्वर्ट करो 3/12, तो 0.25 ईयर्स 7 वाले साल में चला डिस्पोजल के दिन तक, और 1 साल पहले चल चुका था। तो टोटल लाइफ कितनी आ गई? 1.25 ईयर्स। भाई ये डायरेक्ट निकालना किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं, पूछें जी। ये समझ आ रहा है 1.25 ईयर्स? ये समझ आ रहा है 1.25 ईयर्स? बोले जरूरी नहीं है डीओपी डीओएस लिख कर डेट्स डालें, जब डायरेक्ट हो सकता है, मुश्किल लगे तो वो काम कर लिया करें। ठीक है, तो ये 1.25 किसी एक बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा करें, मैं बता देता हूं। हाइब्रिड में हाँ सुने भी, डेट ऑफ परचेज क्या थी इस एसेट की? यकम जनवरी 2006। डेट ऑफ सेल क्या है जी? 31 मार्च 2007। ठीक है, अब 6 वाले साल में पूरा साल ये चला, और 7 वाले साल में 3 महीने चला, 3/12 कर दिया, तो टोटल लाइफ कितनी आ गई? 1.25 ईयर्स। तो ये मैं कह रहा था कि ये दोबारा से इस तरह से करने की बजाय ना डायरेक्ट किया करो। मैं मिटा रहा हूं इसीलिए ताकि आप लिखो भी ना, आसान हो तो डायरेक्ट कर लो, टाइम बचाओ। ठीक है, तो ये इतनी वर्किंग बस करना जरूरी है। क्या आंसर आता है जी? 17.5। तो ये आ गया जी 17.5, वो दूसरी स्टेप वाली फिगर। वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase date of sale। तो क्रेडिट कर दिया डिस्पोजल के अकाउंट को। वर्किंग नंबर 1, कोई मसला? स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड कैश जी। कितना कैश आया जी? 30,000। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट 30 से। नसीर ये नहीं चल रहा? अच्छा ठीक है, बुला ले उनको जी। गेन आ रहा है लॉस? हमें क्या, जो भी है, बस बैलेंसिंग इस तरफ आ रही है, नजर भी आ रहा है ना। 37.5 इधर पड़ा है, 70 उधर पड़ा है 30 22.5। ठीक है जी, डिस्पोजल इज ओवर। अब रह क्या गया? सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओपनिंग पे पहले ना कर लें, ऑन एडिशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 6। पता नहीं होश में तो हो सारे। ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। अच्छा जी, ओपनिंग कॉस्ट 600 लेस 70 इंटू 20% कर लो या डिवाइड बाय 5 कर लो, एक ही बात है। क्या आंसर आता है? 106। सही है? ये सही नहीं है।
ये क्यों सही नहीं है? अब जरा डीप डाउन जाकर इसको सोचना पड़ेगा, यही तो नया कॉन्सेप्ट था। यकम जनवरी 6 को जो एसेट्स खरीदे थे, देखे ना, इस तरह की कहानी है कि हम इधर मौजूद हैं 2007 में, ठीक है जी। हमने कुछ एसेट्स खरीदे थे यकम जनवरी 2006 को, यानी कि इधर, ठीक है। ये एसेट यहां से डेप्रिशिएट होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2007 पे खड़े होकर आप देखते हैं इन एसेट्स को, तो इनकी लाइफ नज़र आ रही है अभी भी 2 साल, बल्कि 1.5 साल। हाँ, यकम जनवरी 6 तो 6 वाला साल पूरा और 7 वाला साल पूरा, यानी इन एसेट्स की अभी लाइफ बाकी है। ये तो अभी सिर्फ 2 साल गुजरे हैं, ये अभी मजीद डेप्रिशिएट हो सकते हैं, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं है फुली डेप्रिशिएट होने का। ये बात भी देखनी पड़ा करेगी सवालों में, आज पढ़ रहे हैं उसके बाद से, ठीक है। 20% लिखा हो तो उसका मतलब 5 ईयर्स होता है, इसलिए मैंने 20% भी साथ ही लिख दिया था। अच्छा, ये यकम जुलाई 5 को खरीदे गए एसेट्स थे, यानी 5 वाले साल के इधर दरमियान में करके हमने कुछ एसेट्स और खरीदे थे, ठीक है। उनकी लाइफ 6 महीने, फिर 1 साल, फिर 2, अभी भी 2.5 साल गुजरी है, अभी इनकी भी लाइफ बाकी है 2.5 साल, ये भी फुली डेप्रिशिएट नहीं हुए। लेकिन ये भाई साहब यकम जुलाई 2 को खरीदे गए एसेट है, 4, 3 और उससे भी पहले 2। अब ये जो एसेट यकम जुलाई 2 को खरीदे गए थे, ये वाले एसेट्स कितना अरसा यूज हो चुके? 6 महीने यूज होकर यहां डेप्रिशिएट हुए, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, और अगर इधर भी पूरा साल डेप्रिशिएट कर गए तो ये तो 5.5 साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। यानी अगर ये 150 के एसेट्स हैं और इनकी डेप्रिसिएशन आती है हर साल की 30 रुपए, तो यहां पर 15 रुपए डेप्रिशिएट हुए इस साल में, बोलो, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, और फिर आप 30 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, आपने कर दिया है, आप ये कर चुके हो। 600 के अंदर ये 150 पड़ा है और आपने इस 600 के अंदर इस 150 को पड़ा रहने दिया और रेट लगा दिया, तो इसका मतलब आपने ये कर दिया है कि आपने एक 150 वाले एसेट को 165 रुपए डेप्रिशिएट कर दिया है। यानी कि आपकी कॉस्ट 150 लेस अक्यूमुलेट एप्शन 165, आपका एसेट -15 का आ गया। -15 तो नहीं आ सकता। याद करो वो कासिम वाला सवाल जो डेप्रिसिएशन का दूसरा लेक्चर था गालिबन या तीसरा था, जिसमें मैंने वो 90 का एसेट 3 साल डेप्रिशिएट किया था और मैंने तीसरे साल के एंड पे कहा था इसकी कॉस्ट 90 है, अक्यूमुलेट एप्शन 90 है, इसकी बुक वैल्यू 0 है। दिस इज कॉल्ड फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। जागते रहो भाई सारे, दिस इज कॉल्ड फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। ये मैंने कहा था, ये एसेट आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, मजीद डेप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मसला यहां पर भी था। मसला क्या था? मसला ये था कि आपने इस साल के अंदर इस एसेट को पूरा 30 डेप्रिशिएट नहीं करना था, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसकी लाइफ ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल और ये 4.5 साल गुजर चुकी थी। हमारे साल में सिर्फ 6 महीने मजीद डेप्रिशिएट हो सकता था। जैसे डिस्पोजल वाला एसेट होता है, डिस्पोजल वाले एसेट को अलग क्यों करते हैं? हम कहते हैं भाई उसको डेट ऑफ सेल तक डेप्रिशिएट करना है, उससे आगे डेप्रिशिएट नहीं करना। तो ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का भी मामला कुछ वैसा ही है ना। इसको डेट बेच तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस साल के अंदर कहीं जाकर ये फुली डेप्रिशिएट तो हो रहा है, तो इसकी डेप्रिसिएशन इस साल में 6 महीने से ज्यादा 1 दिन भी नहीं कर सकते, वरना नेगेटिव हो जाएगा एसेट। नेगेटिव एसेट का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पे यही एसेट अगर यकम मार्च को खरीदा गया होता इस साल में, तो इस साल में 3 महीने बचते, सिर्फ 3 महीने डेप्रिशिएट करते। या एसेट यहां यकम अक्टूबर खरीदा जाता तो यहां पर 9 महीने बचे होते, सिर्फ 9 महीने डेप्रिशिएट करते। बात समझ आ रही है? यानी कि जिस वक्त इसकी लाइफ पूरी होनी है, इसकी डेप्रिसिएशन को वहां पे रोकना मजबूरी है, क्योंकि जितनी कॉस्ट है एक एसेट 150 का है, 150 ही डेप्रिशिएट हो सकता है ना। 150 का एसेट 165 कैसे डेप्रिशिएट हो सकता है? ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि नई चीज क्या थी? ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स एंड फुल्ली एफडीए लिखना था, जगह काम है, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। ये है पूरी बात जो आज तक नहीं की थी, सारा टॉपिक पढ़ दिया था, ठीक है जी। तो अब माइनस क्या करना है जी? माइनस क्या करना है? इसमें से 150 को यहां से माइनस कर दो, क्योंकि यहां पड़ा रहा ना तो कोई काम हो जाना है फिर। इस पे यहां पे तो फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करने की इजाजत हमें। यहां पे तो हम ओपनिंग में तो कभी फ्रैक्शन नहीं लगता, तभी तो डिस्पोजल को अलग करते थे। ओपनिंग पे कभी फ्रैक्शन नहीं लगाते हम, ठीक है। ओपनिंग में सिर्फ वो एसेट छोड़ते हैं जो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे पास रहे। अब जरा बात और अच्छे तरीके से करें, यहां पर वो एसेट लेते हैं जो पूरा साल डेप्रिशिएट होने हैं। डिस्पोजल भी पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं होना, और ये फुली डेप्रिशिएट जो इस साल के दौरान हो रहा है, इसने भी पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं होना। जितना होना है वो अलग करके करेंगे लाइक डिस्पोजल, लेकिन ओपनिंग में से निकाल लो इसको, वरना गड़बड़ है, ठीक है। और सही है, तो कितना आ गया जी? 20% से मल्टीप्लाई करके अब जी ये देखो फर्क कितना है, पता नहीं 30 का क्यों फर्क आ रहा है।
106 शायद सही नहीं होगा। अच्छा अभी 30 का फर्क है, अभी नीचे जाके 15 की डेप्शन आएगी ना तो फिर 15 ही रह जाएगा, टेंशन लो। बहरहाल ऐसे ना सोचो, 76 तक समझ आता है। ओके नेक्स्ट ऑन, वही पुरानी अपनी कहानी। एक मिनट ऑन एडिशंस जी, एडिशंस 90 रुपए का एडिशन है 20%, और किस दिन आया था? यकम मार्च को, तो 10 महीने चला, 10/12 जी 15, ऐसे बोला 50 लग रहा था मुझे। उसके बाद क्या करते थे इसको, हम कहते थे भाई इसको इधर से निकालो और इधर अलग लाकर डेप्रीशिएट करो, ऐसे ही करते थे ऑन डिस्पोजल्स, ठीक है। और 70 को हम कहते थे अगर उधर पड़ा रहता तो पूरा साल डेप्रीशिएट हो जाता, जबकि ये तो 31 मार्च को चला गया है, तो मैक्सिमम कितने महीने डेप्रीशिएट होना है साल में? बेटा 12 बोले 3.5। ऐसे ही 100% ये 150 के साथ भी ट्रीटमेंट है। यहां से इसलिए निकाला कि पूरा साल डेप्रीशिएट ना हो, लेकिन 6 महीने तो डेप्रीशिएट होना है ना, अलग ले आओ यहां पर। और यहां पे आज नई चीज लालो लाल हुई पड़ी है, नई चीज तो ऑन फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट्स, ठीक है जी। कितने हैं जी? 150 इंटू 20%, और किस दिन तक डेप्रीशिएट करना है? 30 जून तक, आधा साल डेप्रीशिएट करना है, पूरा साल डेप्रीशिएट नहीं करना। 6/12 15 आ गया, देखा 15 आ गया, इधर पड़ा रहता तो 30 आ जाता, ठीक है ना। टोटल 109.5। ये मेरी बात समझिए दोबारा से, ये इस साल 6/12 लिया क्यों? रिमेनिंग लाइफ 6 महीने थी। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा था अगर ये एसेट 15 वाले, ये कौन सा वाला सवाल है? ये 2002 वाले साल में अगर यही एसेट यकम मार्च को खरीदते तो 10 महीने यहां डेप्रीशिएट होता, साल 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 साल, यहां 2 महीने रह जाते तो 2 महीने करते। यही एसेट यकम अप्रैल को खरीदते तो 9 महीने यहां डेप्रीशिएट होता, साल 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 साल, यहां 3 बचते, 3 कर देते। यही एसेट यहां यकम अक्टूबर को खरीदा जाता तो 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां डेप्रीशिएट होता, फिर पूरा साल 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 साल, इस महीने इस साल के अंदर 9 महीने डेप्रीशिएट होता। बात समझ गए हो अब, ठीक है ना। तो जितने महीने तक इसको लेकर आना डेप्रीशिएशन को, ये ले लिया हमने, और 15 की डेप्रीसिएशन चार्ज करके डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया हमारा वर्किंग 2 से 109.5, ठीक है। ये था जी कॉन्सेप्ट जो अभी तक पेंडिंग था। वैसे बात इसकी हुई थी, लेकिन जरा इस तरह ऐसे मैंने कहा था एक सवाल करेंगे, ये वो सवाल है जो मैंने कहा था करेंगे जी। क्लोजिंग्स बस बता दें अब। 600 31 दिसंबर 2007 क्लोजिंग बैलेंस आ गया 620, और 31 दिसंबर 2007 पर इधर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 342। ओके डन। अगला साल शुरू होता है तो सबसे पहला काम क्लोजिंग को ओपनिंग बनाता है, बारिश। अच्छा 31 दिसंबर 2007, यकम जनवरी 2008 पे ब्रॉड डाउन 342 आता है, और कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 31 दिसंबर 2007 पर क्लोजिंग फिर वही 8 पर, क्लोजिंग वही 620, ठीक है। ओके यहां पर भी एज इट इज क्लोजिंग लिख लें ओपनिंग को। हाँ अब तो बड़े हो गए, अब तो ये बातें नहीं परेशान करती हैं आपको। इस साल की डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं, वर्किंग 2 चल रही है उसके लिए, और क्लोजिंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब इधर बड़ा घूम फिर के आ रहे हैं, इनको जरा औकात में लाए ना, अगर भाई ऐसे आ जाए। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 ऑन ओपनिंग, ना कोई डिस्पोजल है ना कोई फुली डेप्रिशिएटेड है। अब ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये यकम जुलाई वाले 2 वाले तो हो गए ना। जुलाई 5 को जो एसेट खरीदा है इधर, वो तो पहले ही चेक कर गए। सॉरी, चलो इस साल में 8 में भी देख लेते हैं। अगर 8 में भी आए तो साल, 2 साल, 2.5 साल, इस साल के एंड पे भी आ जाए तो 3.5 साल, अभी भी 1.5 साल इसकी जिंदगी का बाकी है। उसके बाद ये वाले हैं यकम जनवरी 6 वाले, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल चल जाएंगे, 2 साल इनके भी बाकी होंगे। तो ये 8 में भी और कोई एसेट फुली डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, 8 में भी और कोई एसेट फुली डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पर पकड़ेंगे 620 को, चुप कर पे उस पर रेट लगाएंगे 20%, आंसर 124। सही है? सही है? ये सही है? जिन्होंने पहले पढ़ा वो मत बोला करें, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बताएं सही है। अब तो वो भी बोलेंगे, दूसरों से सुन लिया। ये सही नहीं है जी, ये अगेन सही
उसकी वजह यह है, इधर देखो, इधर देखो, इस 600 में 150 पड़ा है, पड़ा था ना, जिसको माइनस किया, ठीक है। क्या जिस दिन एसेट फुली डेफिसिट हुआ तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करके डिस्पोज भी कर दिया हमने? नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब 150 इधर भी पड़ा था, इधर भी पड़ा है, फिर इसका मतलब अभी भी इधर मौजूद है, जबकि जो 70 था ना डिस्पोजल वाला, वो इधर पड़ा था, ओपनिंग क्रेडिट कर दिया इस अकाउंट में से, क्लोजिंग में वो नहीं आया। जब क्लोजिंग में नहीं आया तो अगले साल ओपनिंग में नहीं आया, इसलिए उसको माइनस करने की जरूरत नहीं थी। पर ये मुसीबत जो है ना फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, जब तक इसको एक्चुअली डिस्पोज नहीं कर देंगे, ये हर साल ही ओपनिंग में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको एसेट अकाउंट में 150 को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट नहीं करना, जब तक इसको क्रेडिट नहीं करना, तब तक ये बैलेंस में मौजूद है, नहीं निकला। इसका मतलब ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट तो इस साल भी करना पड़ना था, क्योंकि 620 के अंदर ये 150 अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 620 माइनस 150 इंटू आंसर 94। हाँ जी, कोई एडिशन हो? नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं है। कोई डिस्पोजल है? ऑन 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 डिस्पोजल जी, कोई नहीं। हाँ, लेकिन फुली डेप्रिशिएटेड तो है, फुली डेप्रिशिएटेड तो है, लेकिन इस साल उसको मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना, बस उसको निकालना था यहां से, क्योंकि यहां पड़ रहा था तो फिर वही गड़बड़ हो जाती। हो गया, पिछले साल के अंदर उसकी कॉस्ट पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी हुई है, ठीक है। तो जो अहम बात हमने सीखी वो ये है कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट अगर फुली डेप्रिशिएट हो जाए तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि वो डिस्पोज हो गया। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि 30 जून 2007 को एक चीख की आवाज आएगी और एसिड बेहोश हो जाएगा, आप जाके पानी की छींटे मारेंगे तो वो नहीं उठेगा कभी और फिर मर जाएगा, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कहता कि आपने यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट लगाया था, अगर उसका एंड हो गया और आप अभी भी एसिड देखते हो अच्छी हालत में, तो चला नहीं सकते, चलाओ, मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। यही मैंने कासिम वाले सवाल में आपको लिखवाया था कि फुली डेप्रिशिएट हो जाए अगर एसिड, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बस आप उसको डेप्रिशिएट मजीद नहीं कर सकते। मैं सारा कुछ ही दोबारा क्या इस साल मजीद डेप्रिशिएट कर दें? मैं पूछ रहा हूं कर दें मजीद डेप्रिशिएट? आप कह रहे हैं क्यों नहीं किया, तो मैंने तो नहीं किया, मैं कह रहा हूं कर दें डेप्रिशिएट, आपसे सवाल है, तो फिर इसीलिए नहीं किया। अब सुन लें, बात तो आप भी मान रहे हो, अब सुन लें बेटा। देखें, ये 150 की कॉस्ट पूरी की पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी है पिछले साल में, ठीक है। इधर देखो, ये एसेट 2002 के अंदर 15 रुपए डेप्रिशिएट हुआ होगा, 31 दिसंबर 2002 की एक्यूमुलेशन में ये शामिल हो गई होगी डेप्रिसिएशन। फिर 2003 में ये 30 रुपए डेप्रिसिएट हुआ होगा, फिर 2004 में ये 30, तो 5 में 30, 2006 में 30, यानी कि 1 जनवरी 2007 तक ये एसेट 135 रुपए डेप्रिशिएट हो चुका था। 2007 वाले साल के अंदर इस 15 रुपए डेप्रिशिएट किया हमने। बोले किधर गया सवाल करने वाला स्टूडेंट? हाँ, 15 रुपए मजीद डेप्रिशिएट किया। 2007 के अंदर ये पूरा 150 डेप्रिशिएट हो गया, ये पूरा 150 यहां पर डेप्रिशिएट हो चुका है, मानते हो ये बात? अब जब 2008 आएगा तो इसको मजीद 1 रुपया डेप्रिशिएट हम नहीं कर सकते, क्योंकि 150 की कॉस्ट ही 150 की 150 डेप्रिशिएट हो चुकी है, ठीक है। मजीद डेप्रिशिएट करेंगे तो फिर बात हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसको ओपनिंग में से माइनस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने इसको डिस्पोज नहीं किया अभी तक। ये 600 में पड़ा था 150, ये अभी तक 620 में भी पड़ा हुआ है 150, निकाला ही नहीं है हमने। 70 को डिस्पोजल वाले को निकाला था, तो ये अब ओपनिंग में भी आ गया, तो 620 में तो अभी भी 150 पड़ा हुआ है। जब तक इस मनहूस को डिस्पोज नहीं कर देते, इसको हर साल ओपनिंग में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जिस साल में ये फुली डेप्रिशिएट हुआ था, उस साल में इसको टोटल डेप्रिशिएट इतना करना था, वो कर लिया है। अब अगले साल में तो मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, 150 डेप्रिशिएशन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, 2009 में मिसाल के तौर पर ये अगर एसेट डिस्पोज हम कर देते हैं तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे 150, अक्यूमुलेटेड डेप्ट में से डेबिट भी करेंगे 150। यही तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट था, जितनी कॉस्ट है उतनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी बुक वैल्यू 0। याद है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट के बारे में क्या कहा था? जिसकी बुक वैल्यू 0 होती है, यानी जिसकी कॉस्ट बराबर हो जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तो जब डिस्पोज होगा ना फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, तो 1 रुपया भी मिल जाए ना उसको डिस्पोज करने पे, वो भी गेन है। क्यों? कॉस्ट 150, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 150, तो बुक वैल्यू क्या हो गई? 0। अब 0 रुपए की चीज पर 1 रुपया मिले तो गेन, 10 रुपए मिले तो 10 गेन, 50 मिले तो 50 गेन, जो भी मिल जाए वो गेन है। ओके, ठीक है ना। और जब आप ये डिस्पोजल कर देंगे, यानी मिसाल के तौर पे 2009 के अंदर आपने डिस्पोजल कर दिया इस एसेट का, 150 एसेट के अकाउंट में से निकल गया ना 2009 के अंदर, ठीक है। तो आपने ओपनिंग में से इस साल तो माइनस करना है, फिर 10 में जाके आपको माफी मिल जाएगी।
या यूं कह लें, अगर मैं यहां पर इसको माइनस कर देता, डिस्पोज कर देता इस 8 के साल में, तो 9 वाले साल के ओपनिंग में फिर ये पढ़ा ना होता, तो फिर माफी मिलती। अगर 8 में माइनस नहीं ना किया, इसको डिस्पोज नहीं ना किया, तो 9 के अंदर यूज कर लिया, करो बेशक, ओपनिंग में से माइनस करना पड़ेगा। जब तक इसको एक्चुअल में डिस्पोज नहीं कर देते आप, तब तक इसको माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग में से, क्योंकि ये उसमें पड़ा रहेगा, निकला नहीं है। ठीक है, वैसे 2009 का अकाउंट भी बनाना है, लेकिन वो आप घर पे बना लीजिएगा। 2009 में क्या होगा, ओपनिंग 620, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, ये ओपनिंग बनेगा और फिर इस साल की सिर्फ डेप्रिसिएशन आनी है। और अगेन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसने बिका, ये बिका है, तो फिर अगले साल में भी आप जो 620 होगा उसमें 150 माइनस करोगे, नहीं करोगे तो फिर वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। डेप्रिशिएट नहीं करना, जब तक एक्चुअल में इसको डिस्पोज नहीं कर देते, हर साल माइनस करना हमारी मजबूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे ना 2009 के अंदर भी मैंने सवाल ऐसे बनाया था कि मजीद कोई एसेट डेप्रिशिएट, फुली डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था, बस ठीक है, क्योंकि समझाना सिर्फ ये था कि एफडीए को तब तक माइनस करते रहना है जब तक कि वो कर ही लो यार, कर ही लो, मेरे ख्याल में कर ही लो। 1 जनवरी 2009 ब्रॉड डाउन 620, कुछ भी नहीं हुआ तो यही कैरी डाउन 620, बिका छिका कोई नहीं है आज भी। ओके, डेप्रिसिएशन निकालना है, हाँ जी लिख रहा हूं, ब्रॉड डाउन 436, डेप्रिसिएशन वर्किंग 2 ही चल रहा है, 9 की डेप्रिसिएशन निकालते हुए। अब वो देख लो मनूस अभी तक माइनस नहीं हुआ 620 में से, तो आप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 जब डेप्रिसिएशन निकालोगे, इधर देखो, तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड ऐसे 620 माइनस 150 इंटू 20% 94, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल, कोई फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, तीनों ही नहीं है। ये जब तक आता रहेगा माइनस तो होता रहेगा, लेकिन मजीद किसी साल में इसको डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि वो जितना डेप्रिशिएट होना था वो हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अगेन 94 और 94। सवाल आप चेक कर लें, 2009 तक भी कोई एसेट मजीद मैंने फुली डेप्रिशिएट होने ही नहीं दिया था, ताकि एक ही फुली डेप्रिशिएटेड रहे और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 2009 3 5 32 32 30, अच्छा जी 30 दसना आप सही ना तो रोला फिर मैनू पाना। तो लिख लें आप, जब तक पहला पॉइंट लिखें, फुली डेप्रिशिएटेड, जिस साल में एसेट फुली डेप्रिशिएट हो रहा हो उसकी डेप्रिसिएशन को लिखें जल्दी से, जिस साल में एसेट फुली डेप्रिशिएट हो रहा हो, जिस साल में एसेट, भाई वो आया कोई नहीं यहां पर एरर वाला, वो बुलाए ना इलेक्ट्रिशियन को। जा रहे आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, जा रहे हो बच्चा जी। लेकिन जिस साल में एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो रहा हो, उस साल में उसे ओपनिंग में से, मैं जिस साल में मतलब मैं 2007 की बात कर रहा हूं, अपने सवाल के 2007 की बात कर रहा हूं, जिस साल में फुली डेप्रिशिएट हो रहा था, ठीक है ना। तो जिस साल में एसेट फुली डेप्रिशिएट हो रहा हो, ओपनिंग में से उसकी कॉस्ट माइनस कर देना, बल्कि यूं लिखो, उसे ओपनिंग में से माइनस कर देना है और अलग से उसे ओपनिंग में से माइनस कर देना है और अलग से उसको डेप्रिशिएट करना है लाइफ, उसकी लाइफ के एंड तक। तो ओपनिंग में से उसको माइनस कर देना है और अलग से उसको डेप्रिशिएट करना है उसकी लाइफ के एंड तक। जी मैं क्या लिखवाया, जिस साल में एसेट फुली डेप्रिशिएट हो रहा हो उस साल में उसे डेप्ट से निकालते हुए ओपनिंग में से माइनस करना है और अलग से डेप्रिशिएट करना है उसकी लाइफ के एंड तक। एक ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट लिखें, फुली डेप्रिशिएट होने वाले एसेट को आप मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो अलग पॉइंट जो मैंने आज से कोई 15-20 दिन पहले लिखवाया था, वही दोबारा बात कर रहा हूं। फुली डेप्रिशिएट एसेट को आप मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन मजीद डेप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं है। फुली डेप्रिशिएट एसेट को आप मजीद इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। दो बातें हो गई। तीसरी बात लिखें, एफडीए लिख लिया करें ना फुली डेप्रिशिएट को, तो जल्दी लिखा जाता है। मैं बोलूंगा तो पूरा ही।
तीसरा पॉइंट लिखें, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट को जब तक डिस्पोज ना कर दिया जाए ओपनिंग में से उसको माइनस करते रहना पड़ेगा। जब तक फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट को डिस्पोज ना कर दिया जाए, डेप्रिसिएशन निकालते हुए ओपनिंग में से उसे माइनस करते रहना पड़ता है। साथ वाले से देख लो, फिर एक बार ध्यान से सुना करो ना भाई, एक बार ध्यान से सुना करो। फिर मैं 2 बार बोला है, 2 बार भी नहीं सुना आपने, तीसरी बार आइंदा नहीं बोलूंगा, ध्यान से 2 बार सुना करेंगे। ओके जी। तीसरी बात मैंने क्या लिखवाई थी यार, मुझे थोड़ा याद है। हाँ, मैं देख लिया। फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट को जब तक एक्चुअली डिस्पोज ना कर दिया जाए, डेप्रिसिएशन निकालते हुए उसको ओपनिंग में से माइनस करते रहना पड़ता है। चले जी। वो तुम खुद सोचना जी। बेटा चेंज इन एस्टीमेट की बात उसने की है, उन्होंने नहीं किया ना चेंज एस्टीमेट को, उन्होंने तो नहीं किया ना। कर सकते हैं, अगर करते तो वो चेंज इन एस्टीमेट की काउंटिंग शुरू हो जाती। वो इस साल के अंदर कहते नहीं जी अभी लाइफ 2 साल बाकी है, तो जो बुक वैल्यू रिमेनिंग होती स्टार्ट ऑफ द ईयर पे उसको आप मजीद 2 साल पे डेबिट कर देते। तो वो चेंज एस्टीमेट की काउंटिंग पड़ी हुई है आप लोगों ने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहां। अच्छा जी, ये कल आपका सवाल कल वाली क्लास का जी। नबील किधर है जी? मुझे समझ नहीं आई, आपके सवाल की आवाज भी नहीं आई। बेटा वो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड पढ़ लेने, फिर बताऊंगा कौन से वाले। सवाल बच्चे का ये है कि जी इंटरेस्ट कब एसिड कॉस्ट में ऐड होता है मुख्तसरन। उसका जवाब ये है कि जिस वक्त हम आगे 23 पढ़ लेंगे, ये 36 खत्म होता है ना, उसके फौरन बाद फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वाला इंटरेस्ट कौन से वाले एसिड की कॉस्ट में ऐड होता है। तो तब तक थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। बाकी जो एसिड अभी तक आपको सिर्फ इतना पता है कि एसिड खरीदते हुए, अगर कोई एसिड खरीदने के लिए आपने कोई, मैंने एसी खरीदना था, मैंने लोन ले लिया बैंक से और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो इस एसी कॉस्ट में इस इंटरेस्ट ने ऐड नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, कल ये हमने डिस्कशन की थी कि ये नबील भाई हैं, ये नबील भाई थे, आपको याद होगा, ठीक है। नबील भाई जो हैं वो सरगोदा से उनकी गाड़ी चल रही थी, नबील एक्सप्रेस, ठीक है। 200 की उन्होंने खरीदी थी और 5 साल यूजफुल लाइफ उन्होंने एक्सपेक्ट की। जरा कल वाला सवाल रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी जी। अच्छा जी भाई, ये मसाइल प्लीज़ हल करवा दिया करें, ये क्लास से पहले करवा दिया करें प्लीज़। भैया अभी आप इस पर पढ़ाई की बात रोक के ना आप लोग एसी चलवा लें, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, आने दें, अब क्या हो जाएगा। लोग तो बाहर जो है वो मतलब धूप में भी बैठ कर, दरख्तों के नीचे बैठ के भी पढ़ते रहे हैं, कोई बात नहीं, कर दो यार ये काम प्लीज़ जी। 200 का एसिड खरीदा था, 5 साल उसकी लाइफ थी, 40-40 रुपए के हिसाब से इसने डेप्रीशिएट होना था, ठीक है। 2 साल गुजर चुके थे, 31 दिसंबर 21 को गोंदल त्यारा आ गया था, उन्होंने यूटॉन्ग खरीद ली थी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 21 के खड़े होकर हमने इसको सलाह दी थी कि भाई नबील आप अपने एसिड को टेस्ट कर लो कि कहीं आपका एसिड इंपेयर तो नहीं हो गया, यानी टेस्ट योर एसिड फॉर इंपेयरमेंट, ठीक है। आपने एसिड को टेस्ट करो इंपेयरमेंट के लिए, किस दिन खड़े होकर? 31 दिसंबर 21 पे, जिस दिन कंपेटिटर आया। तो फिर हमने कहा था अच्छा जी, अगर हमें इस अपने एसिड को एम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो फिर हमें इस एसिड की बुक वैल्यू चाहिए जिसको हमने कंपेयर करना होगा रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। बुक वैल्यू निकालना तो आसान काम है। 31 दिसंबर 2021 पे खड़े होकर आपने कॉस्ट में से माइनस कर दिया था 31 दिसंबर 2021 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो 31 दिसंबर 2021 की आपके पास बुक वैल्यू आ गई थी, ऐसे ही हुआ था। फिर आपने कहा था रिकवरेबल अमाउंट भी इसी दिन निकालनी है, और रिकवरेबल अमाउंट को आपने, अब तो याद हो गई होगी बात, आपने जो कैलकुलेट किया था वो कैसे किया था? आपने कहा था रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल भी 31 दिसंबर, हम रिकवरेबल अमाउंट किस दिन निकालते हैं? ये भी हमने 31 दिसंबर को ही निकालनी है, क्योंकि लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करना है ना, तो हर चीज 31 दिसंबर 2021 पे हमें चाहिए, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2021 की बुक वैल्यू, 31 दिसंबर 2021 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, 31 दिसंबर 2021 पर लाकर खड़ा कर दिया था हमने फ्यूचर के जितने भी साल हैं उनके कैश फ्लोज को,
ठीक है ना, हर चीज हमें इंपेयरमेंट की डेट पर, इंपेयरमेंट टेस्टिंग की डेट पर चाहिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2021 पर हमने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी, तो हमने कहा दो चीजें निकाल लो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। जो इनमें से हायर होगी उसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहेंगे। तो हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बनी थी 90 रुपए। ठीक है, और वैल्यू इन यूज निकालने के लिए हमने, वैल्यू इन यूज क्या थी याद होगा आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, ये कैसे निकाली थी हमने ये बात इस तरह से कुछ की थी, आपकी क्लास का ही सवाल है जो कल किया था, आपकी क्लास में ये बना हुआ सवाल है। ठीक है ना, तो फ्यूचर में आपने कहा था जी आपको 45, 45 और 45 ये 3 दफा रिसीव होना है अगली रिमेनिंग लाइफ में अगर आप इस्तेमाल करें तो, और लाइफ के एंड पे आपको फिर ये देखें, एक तो ये है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आज बेचें तो कितने मिलने हैं, और एक ये है कि 3 साल इस्तेमाल करें, तो 3 साल इस्तेमाल करने के बाद भी तो बेचना ही है, तो वो जो बेचना है वो फिर 3 साल इस्तेमाल वाले कैश फ्लो के साथ रेलेवेंट हो जाएगा। अगर आज बेचना है तो आज तो 90 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इस्तेमाल करेंगे 3 साल तो 45 45 45 मिलेगा, और तीसरे साल के एंड पे कबाड़िए को ये भी बेचना है, तो ये यूज की वजह से ही ये वैल्यू लूज हुई, और फिर एंड पर जाकर ये कैश फ्लो जो मिलने हैं ये वैल्यू इन यूज के अंदर ही यूज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था इन चारों कैश फ्लोज को आपने यहां नहीं छोड़ना 22, 23 और 24 पे, इन्हें आपने आज 31 दिसंबर 20 पर लेकर आना है जहां नबील भाई खड़े हैं। ठीक है, ताकि वैल्यू यूज की वजह से जो वैल्यू एसिड की है वो भी फैली हुई तो अगले सालों के अंदर है, उसको भी उठाकर ले आए, उसकी वैल्यू आज 31 दिसंबर 21 पर निकालें, ताकि हम कंपेयर कर सकें उसको रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल से, और फिर रिकवरेबल अमाउंट भी इसी दिन की निकल आए ताकि उसको कंपेयर कर सकें इस दिन की बुक वैल्यू से। ठीक है, तो हमने डिस्काउंटिंग की थी, मैंने कहा था दोनों तरीकों से कर सकते हो आप। 45 जो है वो एक से ज्यादा दफा आ रहा है, सेम इंटरवल के साथ आ रहा है, और जो है वो अमाउंट भी सेम है। ठीक है, तो फिर हमने कहा था एनवीडी का फार्मूला 45 पे लगा सकते हैं और 8 पे सिंपल लगा लें, या चाहे तो सबको सिंपल कर दें। नॉर्मली ना IAS 36 के सवालों के अंदर सिंपल डिस्काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लोज हर साल ना बदलते रहते हैं। बहरहाल ये देखें जी, तो 45 45 45 3 अलग अलग किए थे हमने, और 8 को भी अलग करके 3 ये देखो ना, इस पहले 45 को कितने साल वापस बुलाया था, 1 साल, दूसरे 45 को 2 साल, तीसरे 45 को 3 साल, यही तो किया हुआ है। 45 पहला 1 साल, फिर दूसरा 45 2 साल, फिर तीसरा 45 3 साल। ठीक है जी, उसके बाद इस 8 को भी कितने साल, 1 2 3 साल वापस इस 8 को भी बुला लिया था। ठीक है, और इनकी प्रेजेंट वैल्यू आई थी 108। मैंने कहा था इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 45 पे एनवीडी का फॉर्मूला लगा दो और 8 को उसी तरह सिंपल डिस्काउंट कर लो, आंसर तो सेम ही आता है। तो ये 8 क्या निकला था हमारा कल, वैल्यू इन यूज, स्क्रैप वैल्यू है जी, बातें कर रहे हो जी, ये क्या निकला था हमारा, वैल्यू इन यूज। अब मैंने कहा था नबील अकलमंद हो तो क्या चीज चाहेगा, यूज करना चाहेगा, इससे फायदा ज्यादा आ रहा है एसेट पे। ठीक है, तो हायर क्या है फिर, रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन ये मैक्सिमम जोर लगा के भी 108 ही इस एसेट से ले सकता है, जबकि किताबों में इसका एसेट नजर आ रहा है 120 पे, तो गलत है, एसेट ओवर स्टेटेड है। तो इसको क्या करना चाहिए, इस एसेट को कम करना चाहिए, 108 पे लाना चाहिए। ये एसेट इंपेयर हो गया है, 12 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस एंट्री फिर हमने की थी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये बिल्कुल 100% डेप्रिसिएशन जैसी एंट्री है। देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री आप कर सकते थे ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, लेकिन आप एसिड की बजाय कर देते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही ये भी है, ये भी एसिड की वैल्यू में कमी ही है। ठीक है, वो यूज की वजह से थी, ये कंपेटर के आने की वजह से हो गई। बहरहाल फर्क बताता हूं, फिलहाल तो छोड़ो। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसिड क्रेडिट भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको करने की बजाय एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर दे, तो मतलब बिल्कुल 100% वही कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज ना हो जाना कहीं। क्या बस है ये 10 कैसे आया था, ये मुझे सवाल ने बताया था कि अगर हम तीसरे साल के एंड पे बेचेंगे तो 10 रुपए आएंगे। जैसे ये सवाल ने बताया था कि हर साल इस्तेमाल करने से आता है, गिवन है डाटा। किसने पूछा सवाल, ठीक है, ये बेटा ये है कैश इनफ्लोस, हर साल के पैसे जो किरायों से आने हैं, और ये है कैश आउटफ्लोज जो कमाने के लिए खर्चे होने हैं। तो ये कैश फ्लोज हैं, ये नेट कैश फ्लोज 45 रिसीव होंगे अगर बस चलती रहे। ठीक है, और अगर चलती रहे और 3 साल के एंड हो जाए, तीसरे साल के एंड पे बेचने जाएंगे तो बाजार से ये 10 का कैश इनफ्लो मिलना है, लेकिन कुछ डिस्पोजल कॉस्ट बन रही हैं। डाटा सवाल के अंदर लिखा नहीं ना हुआ था, मैंने ज़बानी बोला था। ठीक है, इस जैसा सवाल अभी पीछे पड़ा हुआ दिखा देता हूं मैं। ठीक है, और ये क्या है, कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये सवाल के अंदर सारा डाटा, ये सारी चीजें सवाल में गिवन होंगी। ठीक है, ये 15% मैंने गालिबन रेट लगाया था, 15% रेट ये सवाल में गिवन होगा, डिस्काउंट रेट सब कुछ आपको सवाल में गिवन होगा। खरीदा ऐसे 200 का था, सवाल में गिवन होगा। लाइफ 5 साल है, सवाल में गिवन होगा। डेट ऑफ परचेज रकम 20 है, सवाल में गिवन होगा। ये सब कुछ सवाल ही था मेरा। ठीक है, ये मैं हैंड आउट दूंगा ना, उसमें सवाल ये मैं लिख दूंगा जो बनाया था। ओके,
अच्छा जी जी भाई सब्र कर लो अभी, ठीक है, फरमाइशी प्रोग्राम बाद में। अच्छा जी, अब एसिड की बुक वैल्यू 120 और रिकवरेबल अमाउंट 108, मैंने कहा इसको 12 रुपए से इंपेयर कर लो। इंपेयरमेंट लॉस आ गया। इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या है जी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ठीक हो गया जी, सही है। फिर हमने इसी का नोट बनाया था, ये नोट भी आपकी क्लास का बना हुआ ही है। नबील एक्सप्रेस की कंपनी का नाम है, नोटसुदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। ठीक है, अब इधर देखो, हमने नोट तो बनाना है इधर जहां पे नबील भाई खड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस नोट का 31 दिसंबर 21 ईयर एंड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होना है ये 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि 31 दिसंबर 2021 वाले नोट के अंदर ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 21 पर चाहिए। अब एसिड के अंदर तो मसला कोई नहीं था, एसिड तो हमने खरीदा था 200 का, ये 200 का एसिड था 1 जनवरी 20 को, ये 31 दिसंबर 20 या 1 जनवरी 21 पर भी 200 का ही है। ठीक है ना, तो ओपनिंग कॉस्ट कितनी आ गई थी हमारी कल? 200, कोई एडिशन नहीं, क्लोजिंग के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है? 200। लेकिन ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेशन का निकालते हुए आपने जो कंफ्यूज करना था वो इस 80 से कर देना था, जबकि ये ओपनिंग एक्यूमुलेशन नहीं थी, ये तो 31 दिसंबर 2021 तक की एक्यूमुलेशन है। हम नोट बनाते हुए तो इस वक्त 1 जनवरी 21 की डेप्रिसिएशन चाह रहे हैं, तो वो तो 1 साल की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी ना, ये 20 वाले साल की 31 दिसंबर 20 या 1 जनवरी 21 तक ये 40 रुपए डेप्रिशिएट हुआ था। तो कल नोट बनाते हुए हमने इसको ओपनिंग लिया था। ठीक है, फिर 21 वाले साल की डेप्रिसिएशन आई थी और 31 दिसंबर 21 पर क्लोजिंग क्या था? 80। ठीक है, तभी तो हमने कहा था 200 माइनस 80 ये किस पे पहुंच गया? 120 की बुक वैल्यू पे। फिर हमारा एसेट इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजरा और उस पर 12 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। ये 12 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस बिल्कुल वैसे ही एंट्री है जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे नोट के इस जगह पर क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस के अंदर डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस यहां पर क्रेडिट। ठीक हो गया, और क्लोजिंग कितना आ गया? 12। अब ये है वो फुल फॉर्मूला जो IAS 16 ने लिखा हुआ है। मॉडल में एसेट की बुक वैल्यू किसके बराबर होती है? स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है कॉस्ट मॉडल अगर यूज करें तो आपके बुक वैल्यू ऑफ एसेट होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड, लेस तो लिख दिया मैंने, फिर लेस क्यों लिख रहा हूं? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन साथ ही स्टैंडर्ड पता है क्या लिखता है इसमें? इफ एनी। इफ एनी का मतलब ये है जो मैंने आपको कल बात बताई थी, इधर देखो कि अगर 120 का बुक वैल्यू पर एसेट पड़ा है और रिकवरेबल अमाउंट हमारी 125 आ जाए तो फ्यूचर के गेन को आज रिकॉर्ड नहीं कर लेना। ठीक है, प्रूडेंस सिर्फ फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करने देता है। तो फिर मैंने आपको कहा था कि या तो इंपेयरमेंट लॉस इज या इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज। नॉट इज असल में सही था, कल गलत बोला था। ठीक है ना, आज पिछली क्लास में सही होगी मेरी अंग्रेजी। इंपेयरमेंट लॉस या तो है या नहीं है। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस इज और नॉट इज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। ठीक है ना, हंसते हंसते याद लिया करो बस बात को। ठीक है ना, ये बात समझ आई? इसीलिए स्टैंडर्ड ने इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो वो भी तो हमारे सवाल में है, तो ठीक है इंशाल्लाह इस दफा रिकॉर्ड कर लेंगे और क्लोजिंग में आने लग जाए। ठीक है, तो ये हमने कल वाले सवाल की रिवीजन की, क्योंकि कल मुझे लगता है सवाल आपको लगा शायद कि जल्दी हुआ था, लगा तो नहीं था वैसे? अच्छा, मजे की बात यह है कि 100% यही वाला सवाल अभी दोबारा करना है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि एक चीज जो एक दिन होती है चुच चुच मत करो, वो दूसरे दिन लाजमी होती है। ओके, अच्छा जी, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? चले, सही है जी। तो अब पहला काम हमने किया एफडीए वाला सवाल, दूसरा काम हमने किया रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास क्वेश्चन। ये मैं हैंडआउट जब दूंगा, यार जाहिर है अब इस दफा वाली किताब में हैंडआउट में नहीं है, ये तो आपकी क्लास के अंदर वजूद में आया था ना कल, तो अगली दफा हैंडआउट के अंदर फिर ये डाल लेंगे, ये लेक्चर नोट्स में फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, आपके लेक्चर नोट्स में वो सवाल पड़ा है पिछली बार हमारे से वजूद में आया था या उससे पिछली बार। ठीक है, वो सवाल है ये, असल में तो ये सवाल करवाना था। इधर देखें, क्वेश्चन 1, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 जनवरी 11 पर है 100 रुपए, यूजफुल लाइफ है 10 साल, फेयर वैल्यू ऑन। इससे पहले ना यहां पर करके मैंने एक लाइन जो नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि सवाल मैंने खुद बनाया था ना बच्चों को जबानी, जैसे आप लोगों को बोल रहा था सारा सवाल बगैर डाटा के सामने आ गया, ऐसे ही ये पिछली क्लास में सवाल बना था, तो ये मैंने जरा बीच में ऐड कर दिया आज लाइन। क्या? ऑन 31 दिसंबर 17 अ कंपेटिटर केम एंड वी विल टेस्ट आवर एसेट फॉर इंपेयरमेंट। किस दिन? 31 दिसंबर 17 पे, जिस दिन कोई कंपेटिटर आया है। देखो मेरी बात सुनो, बच्चों के ज़हन में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट। भाई सादा सी बात है, डेप्रिसिएशन हर साल होनी है, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। खरीदा, इस्तेमाल हो रहा है, डेप्रिशिएट होगा। नहीं थी, इवन एसेट आइडल भी पड़ा हुआ है, तो एसेट खरीदा, इस्तेमाल हो रहा है, डेप्रिशिएट होगा। इंपेयरमेंट कब होगा? इंपेयर कब होगा एसेट? पहली बात, जब इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने पर रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए बुक वैल्यू से। और इंपेयरमेंट टेस्ट क्या हर साल लगाना है? इंपेयरमेंट टेस्ट भी सिर्फ तब लगाना है जब गोंदल त्यारा आए।
ये इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल होपफुली पढ़ लेंगे, ठीक है। में कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल हमने अपनी नाअहली से हमारा एसेट डैमेज हो गया, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, या कंपेटिटर आ गया एक्सटर्नल इंडिकेटर, तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। तो भाई फर्क समझ आया? डेप्रिसिएशन हर साल होनी है, बगैर किसी इंडिकेटर के होनी है। एसेट खरीदा है, इस्तेमाल हो रहा है, डेप्रिसिएट होना है, हर साल होगा। हर साल एसेट इंपेयर होगा, हर साल इंपेयर नहीं होगा। अच्छा, हर साल टेस्ट से तो गुजारेंगे? नहीं, हर साल टेस्ट से भी नहीं गुजारेंगे। इंपेयरमेंट सिर्फ तब करते हैं जब कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट आए। जब वो इंडिकेटर नजर आता है तो हम फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारते हैं। और फिर उसमें भी जरूरी नहीं है कि एसेट इंपेयर हो ही जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इज और नॉट इज, ठीक है ना। चले, बात समझ आ गई? डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट का फर्क समझ आया? डेप्रिसिएशन हर साल बगैर किसी इंडिकेशन के, इंपेयरमेंट सिर्फ तब जब इंपेयरमेंट टेस्ट में इंपेयरमेंट लॉस निकले। और इंपेयरमेंट टेस्ट कब लगाना है? जब कोई इंडिकेटर आए, इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, तो ऑन 31 नंबर 17 अ कंपेटिटर केम एंड वी विल टेस्ट आवर एसेट फॉर इंपेयरमेंट। अब 31 नंबर 17 पर फेयर वैल्यू गिवन है, बिल्कुल वैसे ही सवाल, और कॉस्ट टू सेल गिवन है, एनुअल कैश इनफ्लोज है। कहता है जी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 ईयर्स आर एज फॉलोज। देखो एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 साल। यकम जनवरी 11 को खरीदा था, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 साल चल गया था। 7वें साल के एंड पे कंपेटिटर आ गया, तो अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। 31 नंबर 17 में बुक वैल्यू निकालोगे, 31 नंबर 17 पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, ये सामने गिवन है, 35 माइनस 7 कर दोगे, निकल आएगी। और 31 नंबर 17 में खड़े होकर देखोगे अगले 3 साल में अगर चलाएं तो क्या मिलेगा? एनुअल इनफ्लोज 8, एनुअल आउटफ्लोज 2, यानी नेट में 6। ये ऐसे सवाल बन रहा था ना पिछला वाला, ठीक है। और सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ ईयर 3 11, डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3, तो नेट में ये 8। तो ये 6 3 बार आना है और ये 8 एक बार आना है, जैसा सवाल हमारा सिर्फ डाटा बदला है, ठीक है। डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। दूसरी रिक्वायरमेंट पीपी का नोट। ये दोनों काम करवाए थे, तीसरी को फिलहाल छोड़ दें। और पहली 2 रिक्वायरमेंट्स करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये डाटा आपकी, भाई ये वही सवाल है, सिर्फ डाटा बदला है। अभी मैंने समझो वो 2 दफा ये सवाल करवाया, अब मैं तीसरी बार बोर्ड को उस तरफ करूंगा सॉल्व। लेकिन अगर मुझे कोई मिटा देगा तो ये नहीं बैठे मेरे नसीर, आप भी आ जाए यार, वो साइड बोर्ड के ऊपर मैं ये सारा सवाल सॉल्व करूंगा। लेकिन आपके पास 2 से 3 मिनट है, आप कर लें। और ना मेहरबानी करके किताब से देखें, पेज नंबर बताया हुआ है पहले, 458 448। ओके, मैंने सिर्फ ये टाइमलाइन बनानी है, जरा उसके बाद फिर कर लेते हैं। मैं ऊपर कर देता हूं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कि टाइमलाइन वगैरह नहीं बनानी होती पर्चे में? पर्चे में तो आपने डायरेक्ट सवाल करना है। इधर देखें जी, 100 रुपए का एसेट खरीदा था, लाइफ 10 साल थी, तो 10-10 रुपए डेप्रीशिएट होता आ रहा था। और 31 नंबर 17 पर 70 रुपए डेप्रीशिएट होकर बुक वैल्यू 30। लेकिन पर्चे में ऐसे नहीं करना, ये तो सर समझ ले जरा। अच्छा, फिर इस दिन कंपेटिटर आ गया, अब टेंशन हो गई, तो इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू चाहिए थी, जो निकाल ली, ठीक है। ये क्या है? बुक वैल्यू। और दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? रिकवरेबल अमाउंट, जो कि होती है इज हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट जो होती है वो होती है जी हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज।
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जी देखें इधर, फेयर वैल्यू 35 है और कॉस्ट टू सेल 7 है। ये सारा सवाल मैं वहां करता हूं ताकि 4 दफा सवाल हो जाए जी, एक जैसा सवाल। 35 माइनस 7 कितनी आ गई जी? 28। ये आ गई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज निकालनी है तो आप कैश फ्लोज को देखते हैं। क्या कहा जी उसने? 6 रुपए के अगले 3 साल कैश फ्लोज आते रहेंगे और 8 रुपए का तीसरे साल के एंड पे आएगा। ये कहानी वही कि यहां पर 6 रुपए मैंने नेट ही लिख दिया, ठीक है, और एंड पे 8 रुपए नेट ही लिख दिया। आपने इस 6 को 1 साल वापस लाना है, इस 6 को 2 साल वापस लाना है, इस 6 को 3 साल जैसे मर्जी ले आए, और इस 8 को आप एनविटी लगा लें 6 पर, और 8 पे सिंपल, आपकी मर्जी है, आप सब पे सिंपल लगा लें, ठीक है। यहां से आपके पास आ जाएगी वैल्यू इन यूज। इनमें से जो हायर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट, उसको कंपेयर कर लोगे बुक वैल्यू से। इंपेयरमेंट लॉस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है जी। ये सारा काम अब मैं आपको करवाने लगूंगा जी, क्विकली, ताकि डाटा इधर हो, कोई जरूरत पड़े तो यहां से चाती मार लेंगे हम। ले जी, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए है। रिक्वायरमेंट ए क्या है? इंपेयरमेंट लॉस निकाल दो, पूरा इंपेयरमेंट लिखना है ना। तो बहरहाल ये निकालते हैं। फिलहाल तो मैं वर्किंग वन कर रहा हूं, मैं इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने लगा हूं। ये क्या होता है जी? ये जो हमने कल काम किया था इंपेयरमेंट टेस्ट था, जिसने बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट और कंपेयर करके इंपेयरमेंट लॉस निकला था। बिल्कुल डिटो कॉपी कल वाला सवाल है, उसको मैंने पहले रिवाइज भी करवाया, समझो थोड़ी देर पहले फिर रिवाइज करवाया, फिर समझो फिर वही सवाल, चौथी दफा एक ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली हर चीज क्लियर होनी चाहिए आपको बस। स्टेप 1 हम करते हैं जी, बुक वैल्यू कैलकुलेट। क्या चीज जी? बुक वैल्यू। किस दिन? 31 दिसंबर 17 पर निकालेंगे, जिस दिन कंपेटिटर आ रहा है। एंड वालों ये नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? एंड आखिरी लाइन क्लियर नजर आ रहा है? आखिरी लाइन क्लियर नजर आ रहा है? पक्की बात है, हाइब्रिड वालों को तो तुम लोगों से अच्छा नजर आता है। तो बुक वैल्यू निकालेंगे जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अच्छा 100 कॉस्ट थी, मैं थोड़ी टाइमलाइन में आने बैठ जाऊंगा, तो सवाल पर्चे में तो ऐसे करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 या इंटू 10%, जो भी कर लें। ये 1 साल की डेप्शन आ गई। अब कितने साल गुजर गए? 11, ये कम मैंने 11 पे खरीदा था ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने साल गुजर गए? 7 इंटू 7 जी 30 क्या है जी? बुक वैल्यू। ठीक हो गया। स्टेप 2 में हमें चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। तो स्टेप 2 में हम निकालेंगे जी रिकवरेबल। अच्छा ये रिकवरेबल अमाउंट किस दिन निकालते हैं? ये भी हमें चाहिए 31 दिसंबर 17 की, ठीक है। और ये होती है हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यूज कर लूं ना एब्रीविएशंस, ठीक है। और दूसरी चीज होती है जी वैल्यू इन यूज। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 35 माइनस 7 35 माइनस 7, तो हमारा आ गया 28, ठीक है। वैल्यू इन यूज वैसे तो यहीं ब्रैकेट में भी निकल सकती है, लेकिन चलो इसके लिए वर्किंग 2 कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नंबर 2, वैल्यू इन यूज निकालनी है आपने। तो वैल्यू इन यूज निकालने के लिए एनवीडी का फार्मूला भी लग सकता है। 6 रुपए हर साल आने और 10% रेट है। 6 कितनी दफा है? 3 दफा है। -3 किया आपने, डिवाइड बाय 0.1। कोई इसमें मसला है तो प्लीज पूछ लें, एनवीडी का फार्मूला लगाया। ये जी, ये जो 6 आ रहे थे 3, इन तीनों को एनवीडी का फार्मूला लगा के 31 दिसंबर 17 पे लाए, और एक 8 रह गया है, उसको अब सिंपल डिस्काउंट कर लें। वो तो अकेला है बिल्कुल, -3 जी 21 हो गया ना। ये दिल ना करे तो आप सिंपल डिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं। 6, ये पहले 6 को 1 साल बुलाओगे वापस, दूसरे 6 को आमिर भाई दिखाएं, दूसरे 2 साल, तीसरे 6 को 3 साल और 8 को भी 3 साल, सिंपल डिस्काउंट कर लें। 1.1 रेज़ टू पावर -1, दूसरे 6 को बुलाओ। 1.1 रेज़ टू पावर -2, तीसरे 6 को बुलाओ। 1.1 रेज़ टू पावर -3, ये बुला रहे हैं ना दूर से। चौथा है 8। 1.1 रेज़ टू पावर, आंसर इज, जो मर्जी कर लो, दोनों ना करने बैठ जाना। वैसे यूज ये होगा ज्यादा इस टॉपिक में, एनवीटी वाला फॉर्मूला जरा कम ही लगता है, बाहर डिस्काउंटिंग तो आती है, ठीक है। तो 21 इज वैल्यू इन यूज। व्हाट इज हायर?
रिकवरेबल अमाउंट आ गई 28। हम कह रहे हैं जी जितना मर्जी जोर लगा लो, इस एसेट से 28 रुपए से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, जिसका मतलब 2 रुपए से ओवर स्टेटेड है, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया। तो स्टेप 3 में हम इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ मैं, रट्टा नहीं लगवाया मैंने, इस पे सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है। देखो हर दफ़ा देख लो, आपने एसेट को ओवर स्टेट नहीं होने देना, ठीक है ना। एसेट्स ओवर स्टेट होना ये 2 नंबर ही है ना, आपने ओवर स्टेट नहीं करना एसेट्स को। तो आप देखो एसेट किताबों में 30 पर है और मैक्सिमम औकात इसकी 28 है, तो 28 पे ले आओ, ओवर स्टेटेड है, ठीक है ना। तो हमें इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए कंपेयर करना है बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो फिर इंपेयरमेंट लॉस इज, और अगर बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से, उलट बोला मैंने, बुक वैल्यू नहीं रिकवरेबल अमाउंट बोला, रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है, रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो देयर इज इंपेयरमेंट, ठीक है। और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर यहां 35 आ जाता और यहां पे 30 होता, तो फिर यहां पर कोई लॉस ना होता, ठीक है। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 2 रुपए। इस 2 रुपए की एंट्री क्या सिखाई है आपको, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है, सही है। चलो यहां तक को मसला, कितने बच्चों ने ये निकाल लिया था वैसे। चले रिक्वायरमेंट बी है, नोट बनाना है, जल्दी करें, बनाएं, आप 2 मिनट में बना लें, तब तक मैं भी फॉर्मेट बना लेता हूं। जब तक मैं फॉर्मेट बनाऊं आप लोग नोट बना लें। भाई ये नहीं है कि डिस्पोजल नहीं होता, रिवैल्यूएशन नहीं होती, लेकिन इन सवालों में नहीं है, इसलिए मैं नोट बस बना रहा हूं। जब रिवैल्यूएशन आ जाए तो जरूरत के हिसाब से वो चीजें बढ़ा लो बीच में। एक ही एसेट है 31 दिसंबर 17 पर ये नोट बना रहे हैं। ओपनिंग किस दिन बनेगा फिर, 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17। हाँ जी भाई, कोई बना चुका हो तो हाथ खड़ा करे। 3 4 5 हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। हालांकि बहुत कम टाइम दिया मैंने। चले चले 1 आधा मिनट और ले लें, तब तक मैं ये मुश्किल काम कर लूँ। आप कितने बच्चे बना चुके, 10 12। हाइब्रिड में कोई है, 2 3 4। आऊं, फ्रॉड तो नहीं लगा रहे, ये पीछे वाले जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं फ्रॉड लगा रहे हैं जी। अच्छा जी सुने इधर, बस करें, जो गलती होनी थी वो हो चुकी होगी, इसलिए बस करें, बस करें, आगे फिर अब मिलके ही करते हैं। एसेट खरीदा था हमने 1 जनवरी 2011 को, तो अब नोट बनाना तो है 31 दिसंबर 17 पे, लेकिन इस वक्त नोट का स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जनवरी 17, ठीक है। अब आपने मसला क्या हुआ, आपने यहां पर देखा 7 साल की डेप्रिसिएशन यानी 70 रुपए माइनस हो रहे हैं, तो आपने फटाफट यहां पर ओपनिंग 70 लिख दिया। हालांकि जिन्होंने किया मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि आपने यहां पर एसेट को ओपनिंग ले लिया, नहीं ऐसे नहीं था। यहां पर ओपनिंग कॉस्ट सारी जिंदगी एक ही रहनी है, वो 100 ही थी, लेकिन ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डिडक्शन जो थी वो थी 1 2 3 4 5 6, 31 दिसंबर 16 या 1 जनवरी 17 तक 6 साल की डिडक्शन, यानी 60 रुपए ओपनिंग में आने थे एक्यूमुलेशन में, और 10 रुपए की डिडक्शन इस साल आनी थी। की ना गलती तुमने, की ना, शक्ल बता रही हो तुम्हारी, तुमने की गलती जी। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है जी, 100, ठीक है। कोई एडिशन है,
नहीं, तो क्लोजिंग कॉस्ट कितनी आ गई 100। यकम जनवरी 17 का मतलब भाई पक्की बात है 31 नंबर 16 पे जाकर खड़े हो जाओ और वहां खड़े होकर डेप्शन निकालनी है आपने। तो 31 नंबर 16 तक कितने साल डेप्शन हो चुका था? 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ऐसे ऐसे ओपनिंग कितना आया आपको ये यूज एग्जामिनर को दिखाना है कहां पे आप कैसे कैलकुलेट किया। तो छोटी सी वर्किंग कर दो, 2 तक पहुंच गए, 3 वर्किंग 3 का रेफरेंस दो और यहां पे आगे एग्जामिनर को बता दो कि आपने कैसे कैलकुलेट किया है। वो जी हमने ना ये ऐसे निकाला है, बस ऐसे ही डायरेक्ट ही कितना है 100/10 इंटू 6, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना एग्जामिनर को, बस सब पता है उसको। ये लिख दो 60 कैसे आया। ओके, उसके बाद फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है 10, ये भी बताना चाहते हो ये भी बता दो। वर्किंग 4, ये नोट के अंदर कैसे डील करना है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। वर्किंग नंबर 4 100/10, बस कहानी खत्म। क्लोजिंग कितना आ गया 70। ये है वो स्टेज जिस पर एसिड खड़ा था 31 नंबर 17 पे, जो हम कह रहे थे कि जी 31 नंबर 17 पे ये बुक वैल्यू 30 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया 31 नंबर 17 पे इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया तो 2 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ। इस इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या सिखाई थी जी, क्या सिखाई थी? इंपेयरमेंट लॉस, ये इंपॉर्टेंट लॉस नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ये 2 रुपए से एंट्री पास करनी है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन की 10 रुपए की एंट्री पास की है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में और अक्यूमुलेशन यहां पर क्रेडिट। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ओपनिंग में कितना है? ओपनिंग में कुछ था ही नहीं, पहले एसिड कभी नहीं इंपेयर हुआ था, लेकिन अब ये 2 रुपए का अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आने लग जाएगा, ठीक है। क्या आ गया जी क्लोजिंग 2 और ये कितने पर आ गया? यही तो कह रहे थे हम, बुक वैल्यू 28 पर लेके आओ। मॉडल कौन सा है? कॉस्ट। मेथड कौन सा है? और लाइफ कितनी यूज हुई है 10 ईयर्स। यहां तक को मसला। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, है आसान, यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना। ये तो बिल्कुल कल की रेपिटेशन थी, आज जाते जाते नई बात। ये क्या लिखा हुआ देखो, when remaining life is used while calculating depreciation expense। when अभी तक हमने 2 मौके ऐसे पढ़े थे। पहले जब चेंज इन एस्टीमेट आया था जिंदगी में पढ़ा, हमने कहा अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए तो मुमकिन नहीं है ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल लाइफ वगैरह यूज करना। हम बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को पकड़ते हैं और उसे रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं। फिर एक मौका आया रीवैल्यूएशन का, हमने कहा रीवैल्यूएशन अगर हो जाए तो फिर रीवैल्यूड एसेट को रिमेनिंग लाइफ पर। लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट है, मैंने कहा था। कोई बच्चों ने आके सवाल पूछा था ना, तो मैंने कहा था मत कंफ्यूज करो, चेंज इन एस्टीमेट में साल के पहले दिन लेकर जाना होता है हमने चीजों को, लेकिन रीवैल्यूएशन में अगर रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे तो ईयर एंड पे रहती है वो, ठीक है ना, दोनों चीजें डिफरेंट है। तो दूसरी चीज क्या आई थी? रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जब एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो फिर सब्सिक्वेंटली डिडक्शन हमने कैलकुलेट करनी होती है, वो रीवैल्यूड अमाउंट लेकर जाते हैं, डिवाइड करते हैं रिमेनिंग लाइफ पे। ये भी देखा था, ठीक है। आज फिर हम ऐसे ही मोड़ पर आ खड़े हुए जिंदगी में कि एसेट हमारे की बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है। एसेट की बुक वैल्यू 30 होती ना, लेकिन 2 रुपए से इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया तो अब हमारे एसेट की बुक वैल्यू 28 में आने लग गई है। तो अब आज हम फिर ऐसे ही जिंदगी के ऐसे ही मोड़ पे खड़े हैं कि हमें बुक वैल्यू कौन सी वाली जो रिवाइज हो गई है 28 रुपए, उसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ यानी 3 साल पे। क्यों? क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे वही 10-10 के हिसाब से डेप्रिसिएशन चलाई गए, वही 10-10 के हिसाब से डेप्रिसिएशन चलाकर जाओ तो क्या होगा? क्या होगा? एसेट जो है वो 30 रुपए मजीद डेप्रिसिएट होगा अगले 3 साल में, जबकि बचा ही कितना पड़ा है 28 रुपए का। हो गई ना गड़बड़। तो मजबूरी फिर क्या है? आज फिर वही मोड़ है जिंदगी का जिसमें हमने जो है वो रिमेनिंग लाइफ को डिवाइड करना होगा। अच्छा, अगर इंपेयरमेंट ना होती तो फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देते, फिर मसला नहीं था। इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया तो बुक वैल्यू रिवाइज हुई तो आप बुक वैल्यू को पकड़ोगे, इंपेयरमेंट डेट वाली बुक वैल्यू को पकड़ोगे और रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिवाइड करोगे। तो ये है पूरी कहानी। व्हेन ये देखो मैंने कैसे लिखा, व्हेन ताकि आपको याद रहे। व्हेन ठहरो मुझे तस्वीर पूरी करने दो। व्हेन रिमेनिंग लाइफ इज यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चेंज इन एस्टीमेट आया था, बुक वैल्यू एट द रेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को डिवाइड किया था रिमेनिंग लाइफ पे। रिवैल्यूएशन हुई थी, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड किया था रिमेनिंग लाइफ पे। इंपेयरमेंट अगर हो गई है तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ। इनमें से इधर देखो बड़ी अहम बात, इनमें से सिर्फ इसको उठाकर साल के पहले दिन लेकर जाते हैं अगर साल के दरमियान में या आखिरी दिन भी आ जाए, वरना बाकी दोनों को नहीं छेड़ना। ये जिस दिन हो रहे हैं उसके बाद, रिवैल्यूएशन के बाद अगली डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट के बाद अगली डेप्रिसिएशन। जैसे हमारा ये सवाल है तो 2017 7 है, 2017 इज ओवर। ये डेप्रिसिएशन अगर करनी है तो 18 में जाकर करनी पड़ेगी ये वाली, 17 इज ओवर। जैसे रिवैल्यूएशन में होता था, सिर्फ चेंज इन एस्टीमेट वो मुसीबत है जिसको उठाकर लाना पड़ता है हमें स्टार्ट पे, ठीक है जी।
तो ये पूरी कहानी है, तस्वीर बनानी हो तो बना ले। चेंज इन एस्टीमेट, रिमेनिंग लाइफ किस दिन? एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, एट द डेट ऑफ चेंज इन, एट द डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूड, एट द डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन, सॉरी, और एट द डेट ऑफ इंपेयरमेंट। ठीक हो गया? मैंने यहां पर एक चीज नहीं लिखी, सबर करो फोटोग्राफरो, मैंने यहां पर एक चीज नहीं लिखी, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज एस्टीमेट माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, माइनस रिवाइज, अगर कभी रिवाइज हो जाए रेजिडुअल वैल्यू हो और रिवाइज हो जाए तो रिवाइज ले लेना, ना हो तो पुराने वाली ले लेना। मैंने उसको लिखा ही नहीं है कि वो तो कॉमन है, जो चीज फर्क है सिर्फ वो लिख दी है। ना लो, बनाओ तस्वीर, मुझे तो जाने दो। अच्छा जी, आमिर भाई इधर ले आए। तो रिक्वायरमेंट ए का आंसर था 2 रुपए, वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया। रिक्वायरमेंट बी है नोट बना दो, बना दिया। रिक्वायरमेंट सी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो 2018 का, हमने कहा मसला ही कोई नहीं, अब तो मसला ही कोई नहीं। रिवाइज, नई बात, रिवाइज बुक वैल्यू 28, रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ इंपेयरमेंट 31/17 है ना, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 9.333 है ना, बस ठीक है 9.3 कर दो, यानी अगले 3 साल में 9.3333 डेप्रिशिएट करोगे तो 28 डेप्रिशिएट होगा, और अगर 10 ही करते रहते तो सही है। ये सी रिक्वायरमेंट हो गई। मैं कहता हूं 1 साल का और नोट ही है ना, बना देते हैं। 31 दिसंबर 18, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, कोई एडिशन नहीं, और यही बन जाएगा क्लोजिंग। कोई मसला? क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, और इस साल डेप्रिसिएशन 9.3, क्लोजिंग बन जाएगा 79.3। क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, इस साल कोई इंपेयरमेंट नहीं है, ये क्लोजिंग 2। अब एसेट अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो नजर आएगा हमेशा कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। फॉर द ईयर कोई इंपेयरमेंट नहीं आई, लेकिन पिछली तो पड़ी है ना, इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये तो वापस फिर 2+ हो जाएगा। बोलो जी 18.7। अब कॉस्ट मॉडल है, फिर ट्रेड लाइन मेथड है, और अब लाइफ यूज हुई है जी 3 ईयर्स। नोट बन गया, दूसरे साल का भी बन गया। नोट बनाना कौन सा मसला? मजा आया? मजा जी नहीं करता जी, किताब में नहीं है क्वेश्चन, ये तो पता बनाने तस्वीर। ये किसने तस्वीर बनानी है? अब उधर फ्रेम लगाया था एंड पे, अच्छा जी, ये जी क्वेश्चन है, ले जी ले पिक्चर। किसकी पिक्चर ले? क्वेश्चन की ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में है जी, डेवो बस वाला। अगला क्वेश्चन इसी हैंडआउट में, इसी किताब के ऊपर ना, अगला सवाल डेवो बसेस वाला इसी पेज पे, ये होमवर्क है। और वो केएल और यूएल 2 सवालों के नोट कहे थे, याद है? केएल और उमर लिमिटेड के उसामा लिमिटेड जो भी था, वो सवाल जो थे वो भूलने नहीं है। वो ये वाले सवाल किधर गए? सर ने आ जाना है और सवाल नहीं मिल रहे। ये केएल और ये उमर लिमिटेड, ये दोनों सवालों का नोट होमवर्क में था। ये मैंने कल डिस्कस करना है, डिस्कस नहीं ना हो तो ये अभी स्टिल होमवर्क में है, तो ये होमवर्क हो गया। और इंपेयरमेंट ऑफ एसेट वाले पेज नंबर 448 पे क्वेश्चन नंबर 2 डाइवो बसेस का ये होमवर्क हो गया। ठीक है, ओके। और ये तस्वीर जिसने बनानी है बना ले। इंशाल्लाह हम रीवैल्यूड एसेट को भी इंपेयर करना सीखेंगे कल होपफुली। बात सुने, टेस्ट के अंदर नोट का सवाल होगा, बीच में इंपेयरमेंट मिक्स होगी, नकल करा रहा हूं। और तो और इंपेयरमेंट का अलग से सवाल भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज।